प्यारे शिक्षक साथियों, आज हम लोग पर्यावरण की विशेष सीरीज में एक टॉपिक है जिसका नाम है वन, वनस्पतियां और वनों का वितरण या वन कहाँ कहाँ तक फैले हैं। यहाँ से आपके परीक्षा में प्रायः एक सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने के लिए इस सीरीज को पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कॉपी कलम लेकर बैठे रहिएगा, क्योंकि वन और वनस्पतियों से एक प्रश्न फिक्स आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। एक बार, दो बार, तीन बार के अंतराल पर आपने देखा होगा, हर साल यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न आता है और आपके टॉपिक में है, आपके सिलेबस में है। तो आइए एक एक करके इस टॉपिक को, तथ्यों को पढ़ते हैं और आपके साथ जुड़े रहते हैं। कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा। वैसे ई-लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स है जो सहायक अध्यापक आशीष जी द्वारा लिखित है और ई-लर्निंग विद दुर्गेश के लिए। यहाँ पर हमने देखा कि एक आता है सबसे पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आइए इसकी विशेषता जान लेते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा, ये 0 डिग्री हो गया। क्या हो गया? ये हो गया आपका, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, पूरा पृथ्वी हो गया। अब यहाँ पे 0 डिग्री है। ये 0 डिग्री को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र है, यहाँ पे प्रतिदिन लगभग 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक, तो प्रतिदिन वर्षा होती है। जब प्रतिदिन वर्षा होगी, डेली वर्षा होगी और समुचित मात्रा में पूरे वर्ष भर कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न दशा में सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी, उस दशा और दिशा में यहाँ पर घने वन पाए जाएंगे। एकदम बड़े बड़े वन होंगे और जब बड़े और घने वन होंगे तो उस प्रकार वन खूब हरा भरा रहेगा। इसे हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या भूमध्य रेखीय वर्षा वन के नाम से जाना जाता है। इसके कई नाम हैं। खासकर जब हमने जैविकता की सीरीज पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने इसको और अच्छे से डिस्कस किया था। अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार के वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 200 सेमी से ज़्यादा होती है। मानिए वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पे जो वर्षा होती है वो 200 सेमी से ज़्यादा हो। इस प्रकार वन सदा हरे भरे होते हैं। कैसे होते हैं? हरे भरे होते हैं। इन वनों की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं। इन वनों की जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? चौड़ी होती हैं। पत्तियाँ कैसी होती हैं? चौड़ी होती हैं, हरे भरे होते हैं। इसलिए इसे हम सदाबहार वन कहते हैं। क्या कहते हैं? सदाबहार वन कहते हैं। ठीक, ऐसा वन कहते हैं, सदाबहार वन के नाम से जाने जाते हैं। रबड़, नारियल, आबनूस, सिनकोना, महोगनी, रोजवुड, मतलब यहाँ पर हमने देखा जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, इसमें प्रमुख उदाहरण है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर। तो यहाँ पर हमने देखा रबड़, नारियल, आबनूस, सिनकोना, महोगनी, रोजवुड है। सिनकोना वृक्ष की छाल कुनैन से क्या बनाते हैं? मलेरिया की दवा बनाई जाती है। मैंने जो मलेरिया बीमारी है, इसकी जो दवा है, ये सिनकोना वृक्ष की छाल, कुनैन है। ठीक, अब हम और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछा जाता है। अब इसका विस्तार कहाँ कहाँ? अगर भारत में इसका विस्तार देखें तो केरल में है, तमिलनाडु अर्थात पश्चिमी घाट में है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। माने अगर देखा जाए कि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है या उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है, यह इसका विस्तार भारत में कहाँ कहाँ है? तो इन जगहों पर है इसका विस्तार। ठीक, आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब क्या है? कटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एक प्रश्न आपकी परीक्षा में फिक्स पूछा जाता है। माने इस प्रकार के जो वन होते हैं उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा 100 सेमी से 200 सेमी होती है। माने यहाँ पे जहाँ पे जो वर्षा होती है ये कितना होती है? लगभग 100 से 200 सेमी वर्षा होती है। कितनी? 100 से 200 सेमी वर्षा होती है और ऐसे क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रहे कहाँ पे? 100 से 200 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों के बीच पाए जाते हैं। वर्ष में एक बार अपनी पत्ती को गिरा देते हैं। सागौन, शीशम, आम इस प्रकार के वन के उदाहरण हैं। इस प्रकार के जो वन के उदाहरण है वो आपके क्या है? सागौन है, शीशम है, आम है, ये आदि इसके उदाहरण के तौर पर जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जितने इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, तो इससे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आता है। माने साल के में एक बार ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। इसे हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? पर्णपाती या पतझड़ वन के नाम से जानते हैं। भारत के सबसे बृहद क्षेत्र में पाए जाने वाले वन, इसका नाम है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इन्हें पतझड़ कहते हैं। माने भारत में ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पाए जाते हैं। जी हाँ, आप लोग वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आपकी संख्या कम हो इसका मतलब मेरे पढ़ाने में कमी है। इसके बाद हम लोग केवल MCQ सीरीज को पढ़ेंगे। ठीक,
अब यहाँ पे ध्यान से आप लोग चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख ले। भारत के सबसे बृहद क्षेत्र में पाए जाने, ठीक है, ये पतझड़ वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, सबसे महंगी इमारती लकड़ियां प्राप्त होती है। मतलब यहाँ पे एक प्रश्न और आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि इसमें क्या होती है, सबसे महंगी इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं। जैसे पर्णपाती वन हो गया, पतझड़ वन हो गया, यहाँ से सबसे महंगी इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं। ठीक, आप लोग की संख्या काफ़ी कम हो रही है, तो आप लोग ने नोट्स वैसे भी ले लिया है। अब हम लोग इसके बाद एमसीक्यू सीरीज शुरू करेंगे, या एससीईआरटी किताब के लिए सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे। सबसे महंगी इमारती लकड़ियां प्राप्त होती हैं यहाँ पर्णपाती वन से, पतझड़ वन से। अब भारत के सबसे बृहत्तम क्षेत्र पर ये पाई जाती हैं। छोड़ो। अब किसी वृक्ष की आयु का पता कैसे किया जाता है? कार्बन डेटिंग के द्वारा। वृक्षों की जो वलय होती है, इसी तरह क्या होता है, वृक्षों में जो वलय होती है, इससे क्या करते हैं, उसकी उम्र का पता लगाया जाता है। ठीक है, आप लोगों को घर बैठे आप लोगों को ये नोट्स प्राप्त हो गया होगा, जिन लोगों ने लिया होगा। कैसे मिलेगा आपको? 6306344367 पर व्हाट्सएप करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ये जौनपुर जनपद के सिराजे हैं, इनसे मेरे द्वारा आप लोग को निःशुल्क क्लास चल रही है। अब आते हैं तीसरे प्रकार की वन पढ़ते हैं। क्या है? पर्वतीय वन। इसे हिमालयन वन या शंकुधारी वन कहते हैं। माने इसे 3 नामों से जानते हैं, हिमालयन वन, पर्वतीय वन या हिमालयन शंकुधारी वन, या इसे 3 प्रमुख नामों से जानते हैं। सीधी सी बात है। अब जैसे ऊंचाई पर जाएंगे, ताप कम होगा, बर्फबारी होगी, बर्फ गिरने लगेगी। इस दशा में ऐसे के लिए क्या किया जाता है? एकदम सिंपल सा तरीका है। मतलब अगर यहाँ पे पेड़ कैसे होंगे, इस तरह से होंगे ताकि बर्फ गिरे, नीचे चले आए, माने शंकुधारी वन होंगे। अगर वहाँ पे आम का पेड़ लगा दीजिए, या आप वहाँ पे नीम का पेड़ लगा दीजिए, मान लीजिए ये नीम का पेड़ है, रात में वर्षा होगी, डाल टूट कर गिर जाएगा, इतना ज़्यादा हिमपात होगा क्योंकि ठंडे प्रदेश में, पर्वतीय क्षेत्रों में, तो इसलिए वहाँ पर कैसे वन होंगे? शंकुधारी वन होंगे। कैसे वन होंगे? शंकुधारी वन होंगे। इस प्रकार के शंकु के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? शंकु के आकार के होते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी कमी आती है। पौधों का आकार कैसा होता है? शंकु आकार हो जाता है। जैसे चीड़ का पेड़, देवदार, फर, भोजपत्र, स्पूस, ये सभी क्या है? ये पर्वतीय वन या शंकुधारी वन के उदाहरण हैं। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को, अगर आपको लग रहा है कि इससे बाहर आपकी परीक्षा में सवाल नहीं आएगा, तो अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा तापमान पर, जैसे 0 डिग्री तापमान पर, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर मांस तथा लाइकेन नामक घास उगते हैं, इसलिए इन्हें टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। याद रहे, 0 डिग्री जहाँ सेल्सियस तापमान होता है, 0 डिग्री से नीचे जहाँ पे तापमान होता है, वहाँ पे मांस, लाइकेन, ये घास होते हैं, ये उगते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पर्णपाती वन पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने पर्वतीय वन या हिमालयी शंकुधारी वन पढ़ लिया। तो ये आपके परीक्षा में सबसे ज़्यादा अहम और योगदान देने वाले हैं। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग रख लें, ये शंकुधारी वन के उदाहरण हैं। चलते हैं और आगे। अब आते हैं मरुस्थलीय वन। इसके बारे में जान लेते थे कि मरुस्थल में क्या होता है। ढेर सारा रेगिस्तान होता है। अब रेगिस्तान में पानी कमी होगी, सूर्य तत्व तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जहाँ वृक्ष होंगी उनकी जड़ें कहाँ जाएंगी? काफ़ी गहराई तक जाएंगी। गहराई तक किसके लिए जाएंगी? जल की तलाश में जाएंगी। इसलिए इन वृक्षों की जड़ें लंबी होंगी, और जड़ से अगर कहीं पानी पहुँच गया, अगर यहाँ पे कहीं पानी पहुँच रहा है और ये क्या करेंगी? वाष्पोत्सर्जन करने लगेंगी, तो पेड़ सूख जाएगा। इसके लिए वाष्पोत्सर्जन ना हो, इन वृक्षों के जो पत्तियां होती हैं तो होती नहीं है, अगर होती हैं तो छोटी छोटी होती हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि जो मरुस्थलीय वन होते हैं उनके पत्तियां होती नहीं है, तो छोटी होती हैं, तने होते हैं और कांटे होते हैं, और उनके जड़ें लंबी होती हैं। इनके जड़ें क्या होती है? लंबी। किसके लिए? जल की तलाश में जाती हैं। पानी की कमी के कारण पत्तियाँ कांटों से बदल जाती हैं, जैसे बबूल, नागफनी, क्रैक्टस, सतावर, बैर, खजूर, ये सभी क्या है? ये सभी मरुस्थलीय वन के उदाहरण हैं, जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ, एक और अगले टॉपिक की तरफ। अब आते हैं मैंग्रो वन की बात करते हैं। कौन सी वन की? मैंग्रो वन की बात करते हैं। अब देखिए, दलदली तथा लवणीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन क्या होते हैं? मैंग्रो वन कहलाते हैं। कौन से वन कहलाते हैं? मैंग्रो वन कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है। कैसा डेल्टा है? सुंदरवन का डेल्टा है। यहाँ पे वही टॉपिक पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में है, जो आपके सिलेबस में है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसे सुंदरवन इसलिए कहते हैं, यहाँ पे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, जिस कारण इसे हम सुंदरवन कहते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पे? सुंदरवन डेल्टा में। 1 कुंटल मैग्रोवन की लकड़ी से जो ऊर्जा होती है, उष्मा होती है, वो 5 कुंटल कोयला के उत्पन्न ऊर्जा के बराबर होती है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। माने मैग्रोवन की लकड़ियाँ जो प्राप्त उष्मा होती है वो 5 कुंटल कोयला से उत्पन्न ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक, अब आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट सभी लोग कर लीजिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करनी है। ऐसे तथ्यों को पढ़िए जो आपके सीधा परीक्षा में पूछे जाते हैं। भारतीय वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार अगर हम देखें तो वर्तमान भारत में कुल वन क्षेत्र है 21%, होने चाहिए 33%। इसमें 33% कैसे हैं? अगर हम मैदानी क्षेत्र की बात करें, मैदानी क्षेत्र तो यहाँ पर कितने हैं? 33%। और पर्वतीय क्षेत्र में, अगर हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो 66%। ठीक है, और कितने होने चाहिए? ठीक, 33% होने चाहिए। भारतीय वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार देखा जाए वर्तमान में भारत में कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 24.39% है। क्लियर हो गया? दूसरी बात, होना कितना चाहिए? 33%। 33% वन होना चाहिए, लेकिन कहाँ पर है? ये 24.39% है। बाकी जो क्लासेज आपके लिए मैराथन चल रही हैं उसका लिंक आपको टेलीग्राम पर है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसे ज्वाइन करना है? दुर्गेश सर सर्च करके, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब हम आते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बाकी कंप्लीट नोट्स आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। हमने देखा सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। माने घटते क्रम में सर्वाधिक वन है। और सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला अगर राज्य पूछे तो मध्य प्रदेश है। और विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला देश रूस है। तो रूस दुनिया में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी ज़्यादा है और वन भी सबसे ज़्यादा फैला है। कहाँ पे? रूस में। कहाँ पे? रूस में। भारत में सर्वाधिक 1% वाला राज्य घटते क्रम में क्या है? मिजोरम। परसेंटेज में पूछा जाए तो मिजोरम और क्षेत्रफल में पूछा जाए तो मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, परीक्षा हाल के अंदर गलती मत करिएगा, क्योंकि प्रत्येक गलती आपके सिलेक्शन से कोसों दूर खींचती जाती है। चलते हैं एक और अगले टॉपिक की तरफ। सर्वाधिक वन वाला देश क्या है? सूरीनाम है। सर्वाधिक 1% वाला देश सूरीनाम है और क्षेत्रफल वाला जो है वो रूस है। दोनों बातें याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर हो गया सबके कॉन्सेप्ट? किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो पूछ लेगा। भारत में वन क्षेत्रफल वाले राज्य घटते क्रम में है हरियाणा। न्यूनतम वन सबसे ज्यादा कहां पे? हरियाणा में। ठीक, कहां पर है? हरियाणा में। क्लियर? किसी के मन में कोई सवाल हो? चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे। भारत में सर्वाधिक वन मैग्रो वन वाला राज्य क्या है? पश्चिम बंगाल और गुजरात है। सर्वाधिक वाले राज्य घटते क्रम में, देखिए यहाँ पे याद रखिएगा सर्वाधिक मैग्रो वन। यहाँ पे थोड़ी डेटा में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, एक बार इसको आप बता देते हैं। शायद यहाँ पे डेटा में पहले पे गुजरात आ चुका है, पहले पे गुजरात आ चुका है सर्वाधिक वन मैग्रो वन वाले में। नहीं, पश्चिम बंगाल सही, एक बार आप लोग मिला लीजिएगा। आप पश्चिम बंगाल सही, पश्चिम बंगाल फिर गुजरात है, ठीक है? ठीक, नहीं सही है। अब आते हैं नाइट्रोजनीकरण क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। नाइट्रोजनीकरण क्या है? सभी प्रकार के जो दलहनी फसलों में, चाहे चना, मसूर, मटर, इसको क्या कहते हैं? सभी प्रकार के जो दलहनी फसल में चना, मसूर, मटर, ये नाइट्रोजनीकरण करते हैं। ये क्या कहते हैं? वायुमंडल से न लेकर जमीन से ये नाइट्रोजन लेते हैं और हमें उसके बदले प्रोटीन देते हैं। धान की फसलों में नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? नील हरी शैवाल या एजोला। गेहूं के लिए एजोटोबैक्टर प्रयोग किया जाता है। अगला, फसलों में फास्फोरस स्थितीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है माइकोराइजा। क्या प्रयोग किया जाता है? माइकोराइजा। इसमें कवक और शैवाल होते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अगला हम लोगों को देखा कार्बनिक खाद। गोबर की खाद, सड़ी गली घास, फूस से बनी खाद को हम कार्बनिक खाद के नाम से जानते हैं।
सबसे उपयुक्त खाद कौन सी होती है? गोबर की खाद, इसे हम कंपोस्ट खाद के नाम से जानते हैं। ये क्या है? इसे हम कूड़ा खाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कूड़ा खाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक। हरी खाद क्या है? सनई, ढैंचा, उड़द, मूंग आदि को हम क्या कहते हैं? हरी खाद के रूप से या हरी खाद के नाम से भी जानते हैं। हाँ, सवाल पूछ सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो गया है। जैविक खाद क्या होती है? नीलहरी शैवाल, एजोला, माइकोराइजा, इनको क्या कहते हैं? जैविक खाद कहते हैं। भारत का प्रथम पूर्ण रूप से जो जैविक खाद का प्रयोग करने वाला राज्य है वो सिक्किम है। ठीक है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है, क्योंकि अगर आपकी संख्या से कम रहेगी तो हम लोग भी क्या करेंगे, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ा के खत्म कर देंगे। आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं या कॉल करके। मेरी क्लास देश हित में, राष्ट्र हित में निःशुल्क चलती है। और मैं एक बार कहूँगा कि आप लोग नोट्स जरूर लेके पढ़िएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि सिलेक्शन आपके 1 या 2 नंबर से ही प्रायः रुक जाते हैं। अगर 1 या 2 नंबर की वजह से अगर आपका सिलेक्शन रुक जाता है तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर सबसे बड़ी कमी है। और इस नोट्स अगर आपका 10 से 15 नंबर का फायदा होता है तो ये नोट्स आपके लिए रामबाण की भूमिका निभाएंगे। आप सभी का घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस पे बात करके। चंद कम समय आपके पास परीक्षा में तैयारी करने के लिए, बेहतर तैयारी करने के लिए काफ़ी मददगार हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, कुछ देर के बाद आपकी अगली क्लास होगी। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर जरूर जुड़िएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई-लर्निंग विद दुर्गेश है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ठीक है, चलिए, एक प्रश्न आया है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल का प्रश्न है कि सबसे छोटा जिला, जी हाँ, सबसे छोटा जिला क्या है? अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछेगा तो संत रविदास नगर भदोही। जी हाँ, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो संत रविदास नगर भदोही है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि आपकी संख्या कम है तो हम टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाएंगे। एक दिन में एक टॉपिक खत्म, अगले दिन एक और टॉपिक लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।